बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अफसोसनाक खबर है, डॉक्टर कदीर खान जो कि पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी के जिनको बाप कहा जाता है, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, जिन्होंने हमें बाकायदा तौर पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी जिसके बायस पाकिस्तान जो है वो हमेशा के लिए सबसे महफूज हो गया। यानी हम पर कोई अब हमला नहीं कर सकता, बाकायदा जंग हमारे साथ करने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। ये वो शख्सियत थी जो अब हम में नहीं रही। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो भी इंसान ज़ाहिर है इन ख़ताओं का पुतला है, जो गलतियाँ कोताहियाँ उनसे निजी ज़िंदगी में हुई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। लेकिन डॉक्टर कदीर खान जो हैं उनके साथ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों की यादें हैं। डॉक्टर कदीर खान जो हैं उनके साथ क्या हुआ, क्या एक ऐसे वाक़यात हैं जो उनके साथ मंसूब हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। और एक वाक़या, एक याद मेरी भी है डॉक्टर कदीर खान के साथ, वो भी मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा। वाक़या जो हुआ वो बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं एक वीडियो सुनवाता हूँ, वो ज़रा सुन लें। उस वीडियो में डॉक्टर कदीर खान का ये आखिरी इंटरव्यू है। 24 चैनल इस बात को क्लेम कर रहा है कि ये इंटरव्यू उन्होंने उनको दिया था, और जो ट्विटर के ऊपर इसका जो क्लिप वायरल है वो मौजूद है, और वो उस क्लिप से मैं लेकर आपको इसका साथ टेक्स्ट भी दिखा रहा हूँ। वो ज़रा एक दफ़ा उस इंटरव्यू की को सुन लें, मेहरबानी। क्यों खान साहब, आज के दिन के मौके पर कोई आपको वजीर आजम की तरफ से कोई आपसे राब्ता हुआ, कोई फोन हुआ, कोई आपको मुबारकबाद या कोई आपके हवाले से? अवेद भाई, उन्होंने तो फोन किया हुआ, जो उनके पास फोन आया वो अमेरिका का या उसका शेख मोहम्मद का या किसी और का। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब को अपने कौमी हीरो को आज के दिन फोन करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी? कमजोरी, ये कभी अपने मोशनों को नहीं मानते। उन्हें ये फिक्र रहती है कि दूसरा हमारा ये नाराज ना हो जाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नाराज, ये जिस तरह हुकूमत करे बैठा है, ये बन सकते थे अगर मैं और मेरे साथी पाकिस्तान की एटमी हुकूमत ना बनाते। अभी क्या नाम है, मदीने की रियासत बन रही है, कुछ मिला है आपको? 1 करोड़ क्या नौकरियां और 50 लाख घर, ये नजर आ रहा है आपको? एटमी ताकत के बाद आज का पाकिस्तान जो डिफेंस के हवाले से कितना मजबूत हो चुका है, आप क्या कहते हैं? जी माशाल्लाह बहुत मजबूत है। आप देखिए ना, हमने इतने एटम बम बना दिए, मिसाइलें बना दी, अब कोई चू नहीं कर सकता। अब हमारा तो इसराइल से झगड़ा नहीं है। अगर हमारा तो करीब ममालिक तो इसराइल से झगड़ा होता, हम उसको 5 मिनट में सफर हस्ती से मिटा देते। ठीक है ना? तो अब अल्लाह ताला ने हमें दिया ना, हिंदुस्तान की ये मजाल नहीं हो रही, हमसे 10 गुना बड़ा है। लेकिन आप देखें, हम डरते हैं हिंदुस्तान से, हमने हिंदुस्तान की हवा निकाली हुई है। इस इंटरव्यू में इस एक सवाल के जवाब में वो ये कह रहे हैं डॉक्टर कदीर खान साहब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो बहुत पाकिस्तान के वफादार थे, बहुत महब वतन थे, और उन्होंने जो कुछ मुझे प्रोवाइड कर दिया वो कोई और नहीं कर सकता था। और अगर भुट्टो साहब ये ना करते तो मैं कभी एटमी प्रोग्राम नहीं बना सकता था, एटम बम नहीं बना सकता था। ये एक्चुअली वो कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला सवाल रिपोर्टर कर रहा है वो ये कर रहा है कि जनाब, क्या आप को आज के दिन की मुनासबत से फ़ोन किया है अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने? तो वो कह रहे हैं कि वो मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, वो तो अमेरिका से कोई फ़ोन आएगा तो मुझे फ़ोन करेंगे, वो तो शेख मोहम्मद को फ़ोन करेंगे। मतलब वो फिर बाबे बाइटन वाले फ़ोन था, मेरा ख्याल हवाला दे रहे डॉक्टर साहब। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा तो वो उन्होंने आपको फ़ोन क्यों नहीं किया? रिपोर्टर का सवाल है, तो आपके ख्याल में क्या वजह, उन्होंने क्यों नहीं फ़ोन किया? तो उन्होंने कहा कि कमज़रफ़ी। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मौसन कुछ होते हैं वो फ़ोन जो है वो उन मौसनों को नहीं करते होते, वो उनको फ़ोन करते हैं जिनसे उनको ख़तरा होता है। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। बहरहाल वो पूरे आपने क्लिप सुन लिया और टेक्स्ट आपके सामने है। ये जो इमरान खान साहब हैं, इन पर मौसन कुशनी के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, पॉलिटिकल हवालों से तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, और निजी ज़िंदगी में भी लोग बात करते हैं कि इस तरह करते रहते हैं ये। लेकिन मैं उस पर इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि हर इंसान का निजी ज़िंदगी में एक अपना सोच के मुताबिक किरदार होता है, उस पर बात नहीं की जानी चाहिए। और लेकिन जो एक पॉलिटिकल आदमी है, जिसका एक कौमी रोल है, जो एक सियासी एतबार से जो उसका रोल है, उस पर मैं बात कर सकता हूँ। और सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत सारी मुसन कुशनियाँ हैं। मसलन परवेज़ मुशर्रफ साहब
जो हैं वो इनको लेकर आए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का अपना इंटरव्यू है कि जनाब इन्होंने मुझे कहा मुझे इतनी सीटें दे दें, और फिर मैंने उन्हें कहा इतनी दे दें, तो फिर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ हो गए। फिर जनाब इन्होंने और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, मैं अब क्या क्या आपको याद दिलाता चलूँ। लेकिन बात यह है कि इनकी ज़ाती दोस्ती थी नईमुल हक साहब से, उनके जनाजे पर भी नहीं गए थे। आज कदीर खान के जनाजे पर भी वो नहीं जा रहे, हालांकि जाना चाहिए। अब तक की इतलात के मुताबिक तो वो नहीं जा रहे वहाँ पर, पता नहीं अब चले जाएँ तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन कदीर खान साहब मोहसिन पाकिस्तान के जनाजे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं जा रहे। इसकी क्या वजूहात हैं? डरते ने, अमरीका तो डरते ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता अमेरिका से डरते हैं। वैसे तो कप्तान डट के खड़ा हुआ है ना, लेकिन पता नहीं किससे डरते हैं, वो नहीं जा रहे। वैसे ये बड़ी अफसोस का मुकाम है कि वो उन्होंने सबको कह दिया कि जाओ, पूरी कबीना को कह देते भाई ना आप भी चले जाओ, तानू उत्ते किसी ने वढ़ लेना, मतलब क्या मसला है आपका, आप चले जाएँ वहाँ पर। लेकिन बहर वो फ़िलहाल की इतलात के मुताबिक नहीं जा रहे। हो सकता है वो चले जाएँ, कोई उनको याद दिला दे, कोई उनको समझा दे कि भाई इत्थे जाया कुछ नहीं होंदा, इत्थे ये सूतक नहीं है, इस घर दे चले जाओ, कोई गल नहीं। वो सूतक है, आपको पता है एक चीज़ होती है जिसमें कहा जाता है कि ऐसे घरों में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे डेथ हुई हो, क्योंकि वो वहाँ पर कोई कहा जाता है कोई ऐसी बदशगुनी होती है, मतलब वो इस तरह की बात होती है। ये हमारे जो है ना जो लोअर मिडिल क्लास के घर होते हैं और जो वहाँ पर इल्म की कमी होती है, वहाँ पर इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा चलती हैं। बट एनीवेज, अच्छा अब मैं एक्चुअली जो बात आपसे करना चाहता हूँ ना, मेरा मतमा नज़र आज इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना है। मैं आपसे आपके सामने एक नोहा पढ़ना चाहता हूँ बेसिकली, और वो नोहा मैं पढ़ना चाहता हूँ पाकिस्तान के उन मोहसिनों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए बहुत बेपनाह उन्होंने खिदमात दी, लेकिन उनको रिवर्स में क्या मिला, मैं वो सिर्फ आपके सामने वो 2-4 चीज़ें रखना चाहता हूँ। बहुत सारे इसमें अनसंग हीरोज़ हैं, वो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिनका लोगों को नहीं पता, और मैं भी उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि खुद उन्होंने कभी आके क्लेम नहीं किया कि हमारा ये है। बट एनीवेज मैं, और फिर उनकी सिक्योरिटी भी ज़ाहिर है अजीज़ है, तो मैं वो नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर कदीर खान साहब के ऊपर एक वक्त में इतना प्रेशर डाला गया उस वक़्त की हुकूमत की जानिब से, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, और उस वक़्त 2004 में नीम जमहूरी दौर था पाकिस्तान के अंदर, और उस वक़्त जनाब उन पर प्रेशर डाला गया कि आप इस बात का इकरार कर लें टीवी के ऊपर आकर और कौम से माफ़ी मांग लें कि आपने ईरान, शुमाली कोरिया और शायद लीबिया को मिसाइल, ये जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये बेची है या दी है। और फिर उन पर इतना प्रेशर था कि उन्होंने 2004 में इस बात का टीवी के ऊपर इकरार किया। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि फैसल वड़ाई साहब जो हैं हमारे एक बहुत अच्छे किस्म के रिसर्चर, और बेहतरीन उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की, और उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि डॉक्टर कदीर खान को जब ये दिया गया तो वो रोने लग पड़े थे, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं करना ये साइन, ना मैंने ये पढ़ना है क्योंकि ये झूठ है। लेकिन फिर उन पर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये प्रेशर डाला कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो अमेरिका साडा बहुत बुरा हाल करेगा और पूरे पाकिस्तान को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, आप ये कर लें, बाकी मैं संभाल लाँगा। अच्छा, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब डॉक्टर कदीर खान को मैंने सबूत दिखाए तो वो मान गए, फिर रोना शुरू हो गए, मेरे पाँव पकड़ लिए, इस तरह की बातचीत परवेज़ मुशर्रफ साहब उसमें कर रहे हैं। लेकिन 2008 में अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर कदीर खान ने कहा कि मुझ पर इन प्रेशर डाल के ये बयान दिलवाया गया था, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। अच्छा, अब अमरीका जड़ा ना वो शुरू तो साढ़े एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है, वो साढ़े पिछे पे है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसके वो हुक्मरान थे जो इसके बानी थे, यानी भुट्टो साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं थे, ना सदर थे। अयूब खान के दौर में भुट्टो साहब पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी देने के हवाले से सरगर्म हो गए थे। इस हवाले से एक किताब है इस्लामिक बॉम्ब के नाम से, ये लिखी गई है मेरे ख्याल 1990 में, और वो अगर आपको अवेलेबल हो, एक इंडियन, एक बरतानवी जर्नलिस्ट है और एक जर्नलिस्ट है जो अमेरिकन है, उन्होंने ये लिखी है और वो सारा बता रहे हैं तरीक़ेकार किस तरह से भुट्टो साहब ने इख्तियार किया था। भुट्टो साहब को ख़त लिखा गया हेनरी किसिंजर की जानिब से, जो उस वक़्त क्या कहते हैं अमेरिका के एक बहुत आला ओहदेदार थे, शायद नायब वज़ीर ख़ारजा थे या कुछ इस तरह का उनका ओहदा था। वो हेनरी किसिंजर साहब ये ने कहा उस ख़त के अंदर कि तुम इस प्रोग्राम से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। भुट्टो साहब को ख़त मिला, भुट्टो साहब वो ख़त ले गए थे, चौंक ही आ गए,
चांदनी चौक जो है ना रावलपिंडी का, उसमें आग, और वहाँ पर आकर उन्होंने खत लहरा लहरा के कहा कि वाइट एलिफेंट मेरे खून का प्यासा है और ये चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को रोल बैक कर दूं, मैं नहीं करूँगा। फिर वही हुआ जो अमेरिका ने कहा था। भुट्टो साहब को ही नहीं, भुट्टो साहब के पूरे ख़ानदान को इबरत का निशान बना दिया गया। उसके बाद किसी ने जुर्रत नहीं की थी इस तरह खलोण दी। एक जने ने होर भी की थी वैसे, बाय द वे, उनका भी मैं जिक्र करता हूँ, और वो भी आजकल सज़ा भुगत रहे हैं, शायद वही वजह हो। उसके बाद जनाब हुआ ये कि पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया 1998 में, लेकिन प्रॉब्लम ये था, बाकायदा धमाके करके बना लिया ना। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि 1998 में बना लिया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हम उससे बहुत पहले हासिल कर चुके थे और हम काबिल हो गए थे इस बात के, सिर्फ अनाउंस नहीं किया था। तो अब ये बात जो है, पीपल्स पार्टी के लोग ये क्लेम करते हैं कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को लाकर दी थी, और वो पहले चाइना गई, चाइना से वो कोरिया गई, और कोरिया से वो सारे डिज़ाइन लेकर दोबारा चाइना आई, और चाइना से फिर पाकिस्तान आई, और वो अब ये जो नक्शे नुक्शे थे वो अपने पर्स में या अपने लिबास में छुपाकर बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर लेकर आई थी। ये उनका पीपल्स पार्टी वालों का क्लेम है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, 2007 दिसंबर में उनको रावलपिंडी लियाकत बाग में गोली मारकर या बम धमाके में शहीद कर दिया गया। अच्छा, फिर जनाब 1998 में एटमी धमाके किए नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था। नवाज शरीफ साहब ने बारहा इस बात का क्लेम किया कि मुझे क्लिंटन ने फ़ोन किया था और क्लिंटन ने कहा था कि यार $5 अरब लल्ला है, तो धमाके धमूके न कर, तेरी इकानमी ख़राब है, असी ठीक कर देने हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा भाई तू पैसे अपने कोल रख, हम अपनी गैरत पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। इंडिया ने धमाके किए हैं तो हम इसके मुकाबले में ज़्यादा धमाके करेंगे और हम बताएंगे कि ऐसी दी तैसी इंडिया दी। ये फिर नवाज शरीफ साहब ने क्लेम किया। 98 में धमाके किए, 28 मई 1998 को, और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और वो जला वतन हुए, और उनको पहले कैद किया गया, फिर जला वतन हुए। आजकल भी मियाँ साहब जो हैं वो जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उनकी बेटी के ऊपर जो मसाइल हैं, उनके ख़ानदान पर जो मसाइल हैं, वो पोलिटिकल भी होंगे, उनमें गलतियाँ भी होंगी, उन्होंने गुनाह भी किए होंगे। उन्होंने जनाब पाकिस्तान के जो इमरान खान की हुकूमत क्लेम करती, कोई झूठी सच्ची कोई करप्शन भी की थी होगी, मतलब मैं किसी की ईमानदारी की कसम नहीं दे सकता, लेकिन बात यह है कि जितना बड़ा काम मियाँ नवाज शरीफ ने किया और भुट्टो साहब ने किया और बेनज़ीर भुट्टो ने किया, यानी ये तीन शख्सियात, अब्दुल कदीर खान, यार इतनी बड़ी शख्सियात और इतनी अहम उन्होंने काम किया न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो यार इन्नी जुरत दा मुजाहरा कराना लोगों नाल असी की कीता। बड़ा मुझे ये अफसोसनाक पहलू है हमारी कौमी ज़िंदगी का, और मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात के ऊपर कि यार ये क्या वाक़यात हुए और हमने अपने मौसनों के साथ क्या किया। मैं नहीं कहता भुट्टो साहब जो हैं वो बड़े कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान थे, बेनज़ीर भुट्टो फरिश्ता सिफ्त ही नहीं थी, नवाज शरीफ फरिश्ता सिफ्त है कि नहीं है, पर यार उन्होंने साढ़े लिए कीता। वो आप जो आज हम पुरसकून है, हमें यकीन है इस बात का कि इंडिया साढ़े ते हमला नहीं करेगा, और इंडिया इसीलिए नहीं करता हमला, उसे पता है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटॉमिक टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा आगे की टेक्नोलॉजी है। तो असी ज़रा जी इधर किया तो इन्होंने मार देने च पड़ गए। वो शेर रशीद कहते हैं ना कि साढ़े को पा दे 10 किलो भी बम है ने, तो वो टेक्नोलॉजी दुनिया में चंद लोगों के, चंद ममालिक के पास है और पाकिस्तान उनमें से एक है। तो वो एक बहरहाल वो जिस वजह से, और सारे क्रेडिट किसे जाता है, ये 3 सियासतदान और 1 साइंसदान, बाकी भी ऐसे साइंसदान बहुत सारे थे, लेकिन इनका ज़ाहिर है ये उनको टीम को हेड कर रहे थे तो इनको ये क्रेडिट जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमने क्या किया यार इनके साथ, कभी सोचना चाहिए। बड़ी तकलीफ़ और दुख के साथ मैंने आपको ये बात बताई है। अब एक याद मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर कदीर खान के हवाले से। 28 मई 1999 की ये बात है। मैं पाकिस्तान अखबार में नौकरी करता था। सालगिरह आई पहली एटम बम धमाके करने की, तो उस वक़्त PC होटल में एक फंक्शन था, सरकारी सतह पर उसको मैनेज किया गया था। उसमें डॉक्टर कदीर खान साहब जो थे वो ज़ाहिर है उसके क्या कहना चाहिए चेयर कर रहे थे, यानी वो मेहमान खसूसी थे। सलीम ताहिर साहब बड़े मशहूर
PTV के प्रोड्यूसर और एंकर रहे हैं। वो मैं और आप वाले शायर भी बहुत अच्छे हैं, पंजाबी दे तो बहुत आला कमाल दे शायर हैं। वो उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे। एक जगह पर जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ पर 3-4 सहाफ़ी और थे और एक शख्सियत बैठी थी जिनको मैं नहीं जानता था। तो मैं डॉक्टर कदीर ख़ान की इस जो कारकर्दगी थी इस पर मैं थोड़ा सा तमीरी किस्म की तनकीद इस अंदाज में कर रहा था कि यार डॉक्टर कदीर ख़ान ने ये कर दिया लेकिन इससे रोज़गार तो नहीं मिलेगा ना, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों को कोई इसी टेक्नोलॉजी ने ईजाद करनी चाहिए, वो इस तरह की बात करनी चाहिए। बहरहाल वो जब बातचीत हो गई तो इस दौरान वो जो साहब बैठे हुए थे जिनका मैंने आपके सामने अभी नाम नहीं लिया, मैं बताता हूँ वो कौन साहब थे, बड़े मशहूर शख्सियत रहे हैं, वो अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम गौहर भट्ट है और मैं रिपोर्टर हूँ और पाकिस्तान अखबार में। तो उन्होंने कहा अच्छा। इस दौरान सलीम ताहिर साहब जो हैं वो माइक लेकर हर एक टेबल पे जा रहे थे और पहली सालगिरह के हवाले से तहनीती पैगामात या जज्बात लोगों के डॉक्टर कदीर ख़ान की खिदमात को सराहने के हवाले से बातचीत हो रही थी। तो वो आए और उन्होंने कहा कि जी अब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल सफदर भट्ट के साथ। अच्छा, अब जैसे ही उन्होंने कहा तो वो भाई जड़ा मेरे नाल बैठा सी उठ के खलो गया, उसके हाथ में माइक आ गया। तो मैं परेशान, मैं कहा लो जी उस्ताद जी तले गया आज, क्योंकि ये तो मैं तो जो बातें कर रहा हूँ इस तरह की बातें तो इनको पसंद ही नहीं आती फौजियों को, तो मैं कितने जावांगा। बाहर वो जनरल सफदर साहब जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यार कदीर ख़ान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन मेरे साथ ये एक लड़का बैठा है नौजवान, उदो मैं नौजवान ही सा 27-28 साल का सा। तो उन्होंने कहा कि ये जो शख्सियत बैठी है, लड़का बैठा है, इसने बड़ी एक बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब अब इनको चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे लोगों को रोज़गार मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले। बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ रही है और उदो भी पाकिस्तान से बेरोज़गारी वाह सी, सिर्फ आज ही नहीं, पाकिस्तान का मसला शुरू तो है। बट एनीवेज, तो उस पर डॉक्टर कदीर ख़ान ने पूछा कि ये नौजवान जिसका आपने कहा है क्या नाम है इसका? तो उन्होंने बताया कि जी इसका नाम ये है। तो डॉक्टर कदीर ख़ान ने उसी वक्त कहा कि मैं इस बच्चे की बात से इत्तेफाक करता हूँ, अब मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी बनाऊँगा जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो बहरहाल वो टेक्नोलॉजी तो नहीं बना सके या इस किस्म की ऐसी कोई चीज़ तो नहीं बनी जिससे आम आदमी को रोज़गार मिले, लेकिन उन्होंने ये बात क्लेम ज़रूर की थी। उस तो बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए तो फिर चिरागों में रोशनी न रही और फिर जो कुछ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया हमारे कौमी हीरो के साथ वो मैंने आपको दास्तान सुना दी है। ये कुछ यादें थीं और कुछ बातें थीं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक दुखी दिन है। पाक हुकूमत वक्त को चाहिए था कि आज इसको एक कौमी सोग के तौर पर मनाया जाता, अभी तक तो उन्होंने ऐलान नहीं किया ऐसा, लेकिन करना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है। आप पता नहीं क्या समझते बारे में, जो भी समझते हैं डिसेंसी के साथ लिख दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।